गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? पढ़ लिख नहीं रहे हैं आप लोग? लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे ही समय बिता रहे हैं। तो पढ़िए लिखिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और जहाँ भी डाउट होता है उसे बिना किसी हिचक के आप पूछें। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी आर थीटा की स्थिति में। फिर आपने देखा कि जब विद्युत द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल आघूर्ण कितना होगा, किस प्रकार की गति करेगा ये। तो इसके अस्थाई संतुलन की अवस्था में क्या स्थिति होती है, अस्थाई संतुलन की अवस्था क्या होती है, कब यह दोलन गति करेगा, दोलन गति का आवर्त काल क्या होगा। तो एक एक पॉइंट को केयरफुली ध्यान से पढ़ें और जहां भी शक होता है, डाउट होता है, दिमाग आपका नहीं स्वीकारता है, उसे हमारे सामने व्हाट्सएप में कैसे भी आप लाएं। ठीक है। आज आप देख रहे हैं कि जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ कोण तक घुमाते हो तो इस घूर्णन की प्रक्रिया में कितना किया गया कार्य होगा, और उसी की हेडिंग डाली गई है समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन कराने में किया गया कार्य। अब चित्र आपके सामने है, ये समांतर बल रेखाएं और सम दूरी पर हैं, ये समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मान लिया इस समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इस समान विद्युत क्षेत्र में P आघूर्ण का द्विध्रुव रखा गया है और P का मान बराबर होगा आवेश Q इंटू मध्य बिंदु से उनकी दूरी का दुगुना, और इसकी दिशा होगी -q से +q की तरफ। अब ये विद्युत द्विध्रुव पहले थीटा कोण पर था, θ1 कोण पर। इस स्थिति से इसे घुमा के यहां तक ले गए θ2 कोण तक। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य, अब घूर्णन गति से आपने पढ़ा, अगर रेखीय गति कर रहा है और स्थिति पर निर्भर बल है तो किया गया कार्य W बराबर F dx, x1 to x2 ये लिमिट है, ये सरल रेखीय गति में किया गया कार्य। बट आपने देखा कि द्विध्रुव सरल रेखीय गति कर ही नहीं सकता क्योंकि परिणामी बल शून्य है, ये केवल घूर्णन गति करता है। तो घूर्णन गति में बल आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य, ये आपने घूर्णन गति में पढ़ा। तो W बराबर टॉर्क यानी बल आघूर्ण इंटू डी थीटा, और कहां से कहां घुमाया तो ये लिमिट होगी θ1 से θ2। अब जानते हैं कि बल आघूर्ण का मान होता कितना है, Pe sin थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट θ1 टू θ2 या θ2 टू θ1, जो भी आपको करना हो। तो Pe कांस्टेंट है, यहां बचा sin थीटा डी थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा +1। तो किया गया कार्य Pe बराबर cos θ1 माइनस cos θ2, क्योंकि sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। ठीक है।
तो ये Pe cos θ1 माइनस cos θ2 ये θ1 कोण से θ2 कोण तक किया गया कार्य है गुणन कराने में। ठीक है, अब अगर कोण θ1 θ2 दिया गया है तो यही किया गया कार्य है Pe cos θ1 माइनस cos θ2। यदि मान लो कि θ1 0 डिग्री है और θ2 थीटा है तो किया गया कार्य Pe1 माइनस cos θ या Pe माइनस cos θ प्लस 1। आप इसी के किया गया कार्य ही को आप स्थितिज ऊर्जा, अगर कोई ये पूछता है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो किसी समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की लंबवत स्थिति से, यानी 90 डिग्री यहां से यहां हो जाए, यदि आप फिगर बनाएं यहां पे आप ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इधर P की दिशा है, इधर विद्युत क्षेत्र की, और ये कोण कितना है 90 डिग्री। तो चाहे दाएं घुमाओ चाहे बाएं घुमाओ, यानी लंबवत स्थिति से अन्य स्थिति में घूर्णन कराने में किया गया कार्य ही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आप इस बेस पे अगर θ1 बराबर 90 डिग्री हो, θ1 बराबर 90 डिग्री एंड θ2 बराबर 0 डिग्री, तो किया गया कार्य अब क्या हो जाएगा माइनस Pe cos θ। ये 90 डिग्री पहले था और 0 डिग्री तक घुमाया तो किया गया कार्य कितना है माइनस Pe cos θ। θ2 इज इक्वल टू थीटा कोण तक घुमाया तो किया गया कार्य कितना है माइनस Pe cos θ। अब ये किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। अब अगर θ2 थीटा की जगह 0 डिग्री हो तो cos 0 बराबर क्या होता है -1, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी माइनस Pe। और याद रहे ये किसी भी द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। अब अगर θ2 180 डिग्री हो जाए, यानी इसको यहां से यहां घुमाना है, तब स्थितिज ऊर्जा प्लस Pe होगी जो कि अधिकतम होगी। और अगर θ2 90 डिग्री है और θ1 पहले से 90 डिग्री, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 0 0 0। और इसीलिए आपने कहा कि शून्य स्थितिज ऊर्जा जहां पे है, कहां है जब द्विध्रुव लंबवत स्थिति में है, यहां से थीटा कोण में घूर्णन कराने में किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कुछ बात समझ में आई? तो द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र, दोबारा इन सभी चीजों को कुछ प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं, क्या समझा आपने क्या नहीं समझा। तो पहले एक प्रश्न बिंदु आवेश से लिया जाए, क्योंकि आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भर में प्रश्न किया। अब विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो मान लो ये वर्गाकार आकृति है, यहां प्लस Q आवेश है, यहां भी प्लस Q आवेश है। भुजा कितनी भर की है A। यहां भी प्लस Q आवेश है और यहां
माइनस क्यू, और केंद्र में बिंदु O पर। तो दर्शाए गए चित्र में बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आप जानते हो कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण अगर ये Q आवेश है और R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R उस बिंदु की दूरी है बिंदु आवेश से। अब अगर इस बिंदु आवेश को देखते हो, बिंदु O पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो इस बिंदु आवेश के कारण इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। अब ये भी प्लस Q आवेश है, तो इस प्लस Q आवेश के कारण अब अगर धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं आवेश से दूर होती हैं, तो इस बिंदु पर Q आवेश के कारण दूरी बराबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब ये दूरी R/√2 है, विकर्ण है। तो अगर विद्युत क्षेत्र E है तो ये भी विद्युत क्षेत्र है, दोनों विपरीत दिशा में होंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब अगर इस बिंदु आवेश को देखते हो, ये धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर होगी। इसका मतलब E इस धन Q आवेश के कारण, और इस ऋण Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होगा, तो ये भी कितना होगा? E। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो जाएंगे, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E परिणामी बराबर 2E, और E का मान कितना होता है? KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो 2 इंटू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है? R/√2, जो A/√2 है, क्योंकि वर्ग की भुजा A है, तो आपने कहा A/√2 होल स्क्वायर, which is equal to 2 into KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इंटू 2 होगा, तो 4KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। अब अगर ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है, ये शीर्ष C है और ये शीर्ष D है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? शीर्ष B की तरफ। तो ये तो परिमाण है, और दिशा किधर होगी? शीर्ष B की ओर। कुछ बात समझ में आई? तो इसलिए हमें किसी भी ज्यामितीय आकार पर जो वस्तुएं रखी गई हैं तो विद्युत क्षेत्र निकालना आना चाहिए, और जो तरीका बल निकालने का है वही तरीका विद्युत क्षेत्र निकालने का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, परिणामी बल बराबर शून्य, परिणामी बल आघूर्ण बराबर शून्य, यानी दोनों शून्य होंगे। दूसरा ऑप्शन, परिणामी बल बराबर शून्य, परिणामी बल आघूर्ण बराबर अशून्य। निश्चितता के साथ परिणामी बल बराबर अशून्य, यानी निश्चित है कि यह शून्य नहीं होगा, और परिणामी बल आघूर्ण भी अशून्य होगा। और चौथा ऑप्शन, परिणामी बल तथा बल आघूर्ण दोनों ही शून्य भी शून्य या अशून्य कुछ भी हो सकते हैं। यह द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करता है। अब असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र का मतलब बल रेखाएं समांतर तथा समदिश नहीं है। कहीं भी विद्युत क्षेत्र कम या ज्यादा हो सकता है। यहाँ E1 है, यहाँ E2 है। अब अगर आप द्विध्रुव को कैसे भी, यहाँ -Q है, यहाँ +Q है, तो आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि शून्य परिणामी बल या परिणामी बल आघूर्ण शून्य होगा या नहीं होगा। ये सब कुछ निर्भर करता है कि द्विध्रुव कहाँ विद्युत क्षेत्र में कैसे रखा गया, वहां विद्युत क्षेत्र कितना है, ये उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए गारंटी के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो अप्रोप्रिएट यानी सही कथन क्या होगा कि परिणामी बल तथा बल आघूर्ण दोनों ही शून्य या अशून्य कुछ भी हो सकते हैं, और यह निर्भर करता है कि द्विध्रुव की स्थिति विद्युत क्षेत्र में कैसी है। तो असमान विद्युत क्षेत्र से आपका यही एक प्रश्न है, इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें समान विद्युत क्षेत्र से ही पूछी जाती हैं। P द्विध्रुव आघूर्ण
के विद्युत द्विध्रुव को ई परिमाण के समान विद्युत क्षेत्र में एक 180 डिग्री घुमाया जाता है। ये किसी भी बोर्ड या कंपटीशन का आपका रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। 180 डिग्री घुमाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? पहला है पीई, दूसरा है माइनस पीई, तीसरा है 2पीई और चौथा है 2पीई। क्या करना चाहेंगे आप? आप 180 डिग्री घुमाने का मतलब है ये समान विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ये द्विध्रुव आघूर्ण है, माइनस Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है और इस समय थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो आपने पीछे लिखा हुआ 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? न्यूनतम माइनस पीई। अब अगर इस द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमा दिया तो विद्युत क्षेत्र तो वही रहेगा, घुमाया किसको? द्विध्रुव आघूर्ण को। तो अब इसकी स्थिति क्या होगी? माइनस क्यू आवेश इधर हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश इधर हो जाएगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, अब दोनों के बीच थीटा कितना है? 180 डिग्री। इस समय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? अधिकतम प्लस पीई। क्लास में तीनों पॉइंट लिखा ना। 0 डिग्री पर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, 180 डिग्री पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा 0। नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। अब आपको चाहिए डेल्टा यू यानी अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा पीई है माइनस और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस पीई है और इसलिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? 2pU और ये धनात्मक होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। कुछ बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी विद्युत द्विध्रुव से आर थीटा स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? Q आवेश का मान है
P द्विध्रुव आघूर्ण ये दिया गया है और L का मान नगण्य मानो, यानी ये सूक्ष्म द्विध्रुव है, छोटा द्विध्रुव है, लघु द्विध्रुव है। ऑप्शन आपको दिए गए के P डिवाइडेड बाय R क्यूब, टू के P डिवाइडेड बाय R क्यूब, के P डिवाइडेड बाय R क्यूब, अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, शून्य। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ ध्यान में है? पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? तो ये अक्षीय स्थिति के लिए सही है अधिकतम, और ये निरक्षीय स्थिति के लिए सही है। और अगर बिंदु ना ही अक्षीय स्थिति में हो ना ही निरक्षीय स्थिति में हो, तो किसी भी कोण थीटा के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के P डिवाइडेड बाय R क्यूब ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बार सभी देखें, ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड होता है वो सीधे सीधे आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा और आप जब इच्छा करें तब उसको पढ़ सकते हैं।